हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो हमने जो लास्ट क्लास में संधि सारी शुरू किया था तो संधि की निरुक्ति के बारे में देखा। श्रम दंडाधन किससे बना, जिसका अर्थ होता है मेल या संयोग होना। फिर संधि की परिभाषा के बारे में देखा था कि अस्थ संयोग स्थानम संधि चरक के हिसाब से। फिर हमने देखा था कि देह संयोग संदनाद देह प्रोक्ता कफान्विता, ये देखा था। फिर उसकी संख्या के बारे में बात की थी। संख्या जो है वो 200, 210 और 381 के बारे में बात की थी। शाखाओं में 68, फिर 68, 59 और 83 के बारे में बात की थी। फिर किस तरीके से संख्या का विभाग हुआ था हमने इस बारे में बात की थी। चलिए तो आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करते हैं, दैट इज अ संधि के प्रकार। तो अभी आप एग्जाम पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो आपसे वो जो पूछ रहा है जैसे संधि के प्रकार, तो आपको क्या लिखना है। बार बार एक क्वेश्चन होता है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं कि आप जो है वो शॉर्ट नोट्स में काफ़ी समय दे रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, जो पूछा है एग्जैक्टली जो क्वेश्चन ने पूछा है वहीं से आप शुरू करिए। जैसे अभी पूछा अस्थि के प्रकार, तो आप सीधा अस्थि के प्रकार लिखिए। संधि के प्रकार, जैसे क्वेश्चन आता है संधि के प्रकार, तो आपको वहां पर संधि के बारे में संख्या विभाग कुछ नहीं लिखना है, आपको सीधा शुरू करना है संधि के प्रकार। आपका हेडिंग होगा संधि के प्रकार, आपको उसे आगे डिस्क्राइब करना है। अब पेपर 1 पार्ट ए जो कंप्लीटली आयुर्वेद के ऊपर फोकस्ड है, और अभी आप पेपर देखेंगे सप्लीमेंट्री का तो उसमें कंप्लीटली आयुर्वेद को पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपसे वो क्या चाहता है, एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, तो वो चाहता है कि आप श्लोक जरूर लिखें। तो श्लोक आपसे गलतियां होती है, तो मैं आपको मेरे तरीके से ट्रिक वाइज पढ़ाऊंगा, आप ट्रिक से पढ़िए, आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएगा। बहुत ईजी है याद करना संधि के प्रकार। चलिए एक ट्रिक सुनते हैं हम। कोलू ने सांप की सेवा की मंशा से, किस मंशा से, अपनी जो भी भलाई करने की मंशा होगी उससे। कोलू ने सांप की सेवा की मंशा से। को का अर्थ है कोर, लू का अर्थ है उलूखल, ओखली या मूसल जिसका अर्थ होता है। सा से शामुद्ग, प से प्रतर, से सेवनी, कैसी सेवनी, तुण्य सेवनी, वा से वायस्तुंड, म से मंडल और श से शंखावर्त। क्लियर। कोलू ने सांप की सेवा की मनसा से। कोलू ने सांप की सेवा की मनसा से। को फॉर कोर संधि। तो कोर किसे कहा गया, हिंज ज्वाइंट। तो ऐसी संधि जहां वो दीवार या खिड़कियों में लगे हुए, दरवाजे या खिड़कियों में लगे हुए कब्जा, जिसे हिंदी में कहते हैं कब्जा, इंग्लिश में बोलते हैं हिंज, की तरह मूवमेंट करेगा, वो कहलाएगा क्या, कोर संधि। ठीक है, पहला को से कोर संधि। उलूखल, सेकंड वन इज द उलूखल। उलूखल कहने का क्या मतलब है, ओखली या मूसल। जैसे पुराने जमाने में मिर्ची वगैरह को या फिर दूसरी चीज़ों को कूटने के लिए जो ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है उसे कहा गया उलूखल। तो ऐसी संधि जहाँ एक जो आर्टिकुलर सरफेस होगा वो बॉल लाइक होगा और दूसरा जो आर्टिकुलर सरफेस होगा उस मूसल यानी कि सॉकेट लाइक होगा, वो कहलाएगा क्या, आपका उलूखल संधि। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जैसे शोल्डर ज्वाइंट, जहां पर आपका स्कैपुला का ग्लैंड कैविटी वो एक बॉल हो जाए, सॉकेट हो जाएगा, और ह्यूमरस का जो हेड है वो क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। तो जहां बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है वो क्या कहलाएगा, आपका उलूखल संधि। कोल उलूखल, कोलू। ठीक है। फिर किसकी सेवा की, सांप, सा से शामुद्ग। तो ऐसी संधि जहां एक जो आर्टिकुलर सरफेस है वो कॉन्वेक्स हो और एक आर्टिकुलर सरफेस कॉन्केव हो, तो ऐसी संधि कहलाती शामुद्ग। एक्चुअली शामुद्ग शब्द का प्रयोग किया गया है, जो घोड़ा है, घोड़े के ऊपर जो बैठने का जगह होता है, जो बनता है, जो रखते हैं, वो कहलाता है जीन, जिसे कहते हैं संस्कृत में शामुद्ग। तो उसका एक सरफेस कॉन्वेक्स है और एक सरफेस कॉन्केव है। तो इस तरीके से कॉन्केव सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस वाला ज्वाइंट कहलाएगा शामुद्ग। कोर, उलूखल, शामुद्ग। प्रतर, प्रतर का मतलब होता है फिसलना। तो ऐसा ज्वाइंट जहां पर बोन के आर्टिकुलर सरफेस एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड होते हैं, फिसलते हैं, जहां ग्लाइडिंग मूवमेंट दिखाई देगा, वो कहलाएगा आपका प्रतर। जैसे वर्टिब्रा है ना, जैसे थोरेसिक है वर्टिब्रा है ना, सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर थोरेसिक है, फिर लंबर, ठीक, फिर नीचे सैक्रम और कॉकिक्स। तो थोरेसिक, और अगर आप देखें थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रास के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, और वर्टिब्रास एक लिमिटेड मूवमेंट तक क्या कर सकते हैं, ग्लाइड कर सकते हैं, वो हो सकता है, तो वो कहलाएगा प्रतर। कोर, उलूखल, शामुद्ग, प्रतर। तुण्य सेवनी, तुण्य सेवनी, तुण्य यानी बारीक, सुई के मतलब सिला हुआ, सेवनी यानी कि सिला हुआ। तो ऐसा ज्वाइंट जहां पर बोन आपस में सूचर्स के थ्रू जुड़े होंगे तो वो कहलाएगा तुण्य सेवनी। जैसे स्कल, स्कल देखते हैं, तो स्कल के जो बोन है, फ्रंटल बोन है, पेराइटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है, तो ये बोन्स आपस में सूचर्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। जो बोन है, बोन के बारीक बारीक जो हिस्से होते हैं जिसे हम वर्मियन बोन कहते हैं, वो आपस में से जिग जैक पैटर्न से क्रॉस होते हैं, इस तरीके से क्रॉस हो जाएंगे और ज्वाइंट बना लेंगे। तो ऐसा ज्वाइंट जहां पर सूचर्स हो या सूचर से बना हुआ ज्वाइंट क्या कहलाएगा, आपका तुण्य सेवनी। वापस देखो एक बार, कोर, उलूखल, शामुद्ग, प्रतर, तुण्य सेवनी।
फिर आते हैं वायस तुंड। वायस यानी होता है कौवा, तुंड यानी होता है उसका चोंच, ठीक है। तो कौवे की चोंच की जैसी जो आकृति वाली संधि दिखाई देगी वो क्या कहलाएगा, वायस तुंड। जैसे यहाँ पर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, दिस वन इज मैंडिबल बोन, दिस वन इज टेम्पोरल बोन। तो यहाँ पर जब मैंडिबल टेम्पोरल के साथ जाकर जॉइंट बनाता है तो उसकी जो आकृति होती है वो कौवे के चोंच की जैसे दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायस तुंड। फिर आते हैं मंडल। राउंडेड स्ट्रक्चर, राउंडेड कोई होगा तो वो कहलाएगा क्या, मंडल। ऐसे हमारा ट्रेकिया, तो ट्रेकिया में जो ट्रेकियल रिंग है वो कैसे राउंडेड है, तो वो कहलाएगा मंडल। शंख का आवर्त, दैट इज नोन एज शंखावर्त। शंख एक कॉमन जो है शंख है, तो उसमें एक बीच में एक सेंटर होता है, उसके चारों तरफ ऐसे राउंड 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 होते हुए नीचे की तरफ आते हैं, तो वो कहलाएगा शंख के आवर्त के समान संधि यानी कि शंखावर्त संधि। ऐसा हमने कहीं पढ़ा है, कहाँ, ईयर में। तो ईयर की जो कॉकलिया है जिसके बीचे बीच एक मॉड्यूलस और उसमें 2/3 जो है वो कॉकलियर डक्ट सर्कल बनाया था, तो उसे इसकी तुलना किससे कर सकते हैं, शंखावर्त संधि से कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ। तो सुश्रुत के मतानुसार संधियां कितनी प्रकार है, तो सुश्रुत के मतानुसार संधियां 8 प्रकार की है। चलिए तो श्लोक से याद करें, सुश्रुत क्या कहते हैं, अब इससे आपको श्लोक बन जाएगा। सुश्रुत ने क्या कहा कि संध्या कितनी प्रकार की है, 8 प्रकार की है। त एते संध्यो अष्टविधा, संधियां 8 प्रकार की होती है। त एते संध्यो अष्टविधा, अब रखते जाइए नाम, कोर, उलखल, शामुद्ग, प्रतर, तुन्नशेबनी, वायस्तुंड, मंडलो, शंखावर्तो। हो गया 8 क्लियर है। सुश्रुत का एक श्लोक आपको याद हो गया, वापस एक बार रिकॉल करें। आपको एक ट्रिक याद करना है, कोलू ने सांप की सेवा की मनसा से, कोलू ने सांप की सेवा की मनसा से। त एते संध्यो अष्टविधा, कोर, उलखल, शामुद्ग, प्रतर, तुन्नशेबनी, वायस्तुंड, शंखावर्तो। एक श्लोक याद हुआ। अब भाव प्रकाश का श्लोक, सेम वही श्लोक होगा। भाव प्रकाश ने वायस्तुंड की जगह पर क्या कहा है, काकतुंड का है। काक किसका पर्याय, कौवा का ही पर्याय। तो भाव प्रकाश ने नाम वही रखे हैं, केवल वायस्तुंड के स्थान पर उन्होंने काकतुंड शब्द का प्रयोग किया है। तो भाव प्रकाश का श्लोक क्या हो जाएगा, संध्यो अष्टविधा। तो उसने कहां से शुरू किया भाव प्रकाश ने, कि कोर, उलखल, सामुद्ग, प्रतरस, तुन्नशेबनी, वायस्तुंड की जगह काकतुंड, काकतुंड, मंडलो, शंखावर्तो। अब उन्होंने कहा लास्ट में कहा कि संध्या 8 प्रकार की, तय संध्यो अष्टविधा। तो आपको 2 श्लोक है, दोनों सिमिलर है और दोनों बहुत इजी है। अगर आप एक ट्रिक पढ़ते हैं तो आपको 2 श्लोक आपसे याद हो जाएगा। क्लियर। भाव प्रकाश का देखें, कोर, उलखल, सामुद्ग, प्रतरस, तुन्नशेबनी, काकतुंड, मंडलो च शंखावर्तो अष्ट संध्या। सुश्रुत का देखूं, सुश्रुत ने संधि 8 प्रकार की कही, पहले ही कह दिया है। तय संध्यो अष्टविधा, कोर, उलखल, सामुद्ग, प्रतरस, तुन्नशेबनी, वायस्तुंड, मंडलम, शंखावर्तो। तो ये हो गया संधि के प्रकार और उसका श्लोक और उसके बारे में परिचय। क्लियर हुआ। तो संधियां कितनी प्रकार की हो गई, 8 प्रकार की हो गई। श्लोक क्या हो जाएगा, त एते संध्यो अष्टविधा, कोर, उलखल, सामुद्ग, प्रतरस, तुन्नशेबनी, वायस्तुंड, मंडलो, शंखावर्तो। भाव प्रकाश के मतानुसार कोर, उलखल, सामुद्ग, प्रतरस, तुन्नशेबनी, काकतुंड, मंडलो, शंखावर्तो अष्ट संध्या। चलिए अब शुरू करते हैं, इसके प्रकार को डिस्क्राइब करेंगे। चलिए तो अब हम देखते हैं संधियों के प्रकार। हमने संधि 8 प्रकार के पढ़ ली, कोर, उलखल, सामुद्ग, प्रतरस, तुन्नशेबनी, वायस्तुंड, मंडलम च शंखावर्तो अष्ट संध्या। अब आपके साथ एक समस्या आती है कि आप भूल जाते हैं। तो आप अगर भूल जा रहे हैं तो उसको आप ट्रिक के साथ याद रखिए, कोलू ने सांप की सेवा की मनसा से। फिर बार बार आप उसको आप डिकोड करिए, ठीक है। जब भी आप पढ़ें तो श्लोक एक बार वापस रिपीट करिए, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो संधि 8 प्रकार की होती है सुश्रुत के मतानुसार। त एते संध्यो अष्टविधा, कोर, उलखल, शामुद्ग, प्रतरस, तुन्नशेबनी, वायस्तुंड, मंडलो, शंखावर्तो। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोर संधि के बारे में, एकक संधि के बारे में हम विस्तार से पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कोर संधि। तो सुश्रुत क्या कहते हैं कि कोर का अर्थ क्या होता है कि खिड़कियां दरवाजों पर लगा हुआ कोर जो क्या करता है, खिड़कियां दरवाजे को किसी एक दिशा में ही गति करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ऐसी संधियां जो कोर के जैसे ही अस्थियों को किसी एक दिशा में गति करने के लिए अनुमति प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं, कोर संधि कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि ऐसा ज्वाइंट जो हिंज लाइक होगा और यूनिडायरेक्शनल या एक साइड ही जो है वो मूवमेंट को प्रोवाइड करेगा, मूवमेंट को परमिट करेगा, वो कहलाएगा कोर संधि। सुश्रुत ने किसमें इसके उदाहरण में क्या क्या रखा, अंगुली। ठीक है, अंगुली, ये फेरेंजेस, इंटरफेरेंजेस ज्वाइंट आप देख सकते हैं यूनिडायरेक्शनली मूवमेंट हो रहा है। आप फोर्सफुली इसको बाहर की तरफ रोटेट करेंगे, मतलब खींचेंगे तो ये ऐसा होगा, लेकिन ये मूवमेंट नहीं होगा। अंगुली, मणिबंध, मणिबंध मतलब रिस्ट ज्वाइंट। तो जैसे पैर में अंगुली और मणिबंध है, वैसे ही लोअर लिम्ब में देखते हैं गुल्फ। गुल्फ मतलब होता है एंकल, एंकल ज्वाइंट। ठीक है, नीचे की तरफ टार्सल है और वो टिबिया और फिबुला के साथ ज्वाइंट बना रहा है,
तो गुल्फ यानी होता है एंकल ज्वाइंट। जानू नी ज्वाइंट, आप जो नी ज्वाइंट को एक ही साइड मूवमेंट कर सकते हैं, इसके अपोजिट मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। और कुरपर, कुरपर मतलब एल्बो ज्वाइंट, जैसे आप एल्बो को इस तरीके से यूनी डायरेक्शनल मूव कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट कैसा होगा, लिमिटेड होगा, तो वो कहलाएगा कोर संधि। तो क्या क्या देखें, अंगुली, मणिबंध, गुल्फ, जानू और कुरपर। चलिए इसे ट्रिक से याद करके देखते हैं, देखिए याद होता है कि नहीं। अंगुली में मणि है किसके, गुल्फ, इसको याद रखिए गुप्ता कर लेते हैं। तो अंगुली में मणि है गुप्ता के, जानू की, और वो कौन है इसकी, जानू कपूर है। इस तरीके से याद रखिएगा। देखिए क्या देखते हैं, अंगुली में मणि है गुप्ता के, जानू की, और वो जानू कौन है, कपूर है। वापस देखें एक बार, अंगुली में मणि है गुप्ता के, जानू की, और वो कपूर है। अंगुली, मणिबंध, गुल्फ, जानू, कुरपर, ये किसके आते हैं, कोर संधि के। अब आप कैसे लिखेंगे कि कोर संधि का, कोर शब्द का अर्थ होता है दरवाजों में, खिड़कियों में लगा हुआ कब्जा। तो जिस तरीके से ये कोर एक दिशा में गति करती है, तो ऐसी संधियां जो एक दिशा में ही गति करे उसे हम क्या कहते हैं, कोर संधि कहते हैं। अब इसकी तुलना, सेकंड पॉइंट, तो आधुनिक मतानुसार इसकी तुलना किससे कर सकते हैं, हिंज ज्वाइंट के साथ। तो सुश्रुत ने कोर संधि के अंतर्गत किसको किसको माना है, अंगुली, मणिबंध, गुल्फ, जानू, कुरपुरेशु कोर संध्या। तो ये हो गया इसका श्लोक। तो आपको श्लोक भी याद हो गया, अंगुली, मणिबंध, गुल्फ, जानू, कुरपुरेशु कोर इति संध्या या कोर संध्या, इनमें कोर संधि होती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, कोर संधि, ठीक है, पहला हो गया कोर संधि। श्लोक याद हुआ, अंगुली, मणिबंध, गुल्फ, जानू, कुरपुरेशु कोर संध्या, क्लियर हुआ ये पहला। अब आते हैं दूसरा, उलूखल। तो यहाँ जो है वो कोर संधि की तुलना किससे कर सकते हैं, हिंज ज्वाइंट से कर सकते हैं। हम यहाँ आते हैं उलूखल। तो हमने बात की थी कि ऐसी संधि जिसमें एक जो है वो एक आर्टिकुलर सरफेस ओखली के समान, दूसरा आर्टिकुलर सरफेस मूसल के समान होगा, उसे उलूखल संधि कहेंगे, ठीक है। तो इसमें एक सुश्रुत ने क्या कहा, कक्षा, वंक्षण और दशन। कक्षा यानी कि शोल्डर ज्वाइंट, इसे कहा गया है शोल्डर ज्वाइंट को। तो शोल्डर ज्वाइंट में आप देखें कि स्कैपुला की ग्लेनाइड कैविटी जो कि ह्यूमरस के हेड के साथ आर्टिकुलेट करेगी, तो जो ग्लेनाइड कैविटी हो गया वो सॉकेट, और जो ह्यूमरस का हेड हो गया वो हो गया बॉल। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट वो कहलाएगा आपका उलूखल। तो कक्षा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। वक्षण, हिप ज्वाइंट, तो हिप बोन का एस्टाबुलम जो आर्टिकुलेट करेगा, फीमर के हेड के साथ आर्टिकुलेट करेगा, तो वो कहलाएगा आपका वक्षण। दशन, दांत, तो जब टीथ जो है वो रूट में जाकर फिट होता है तो वहां जो ज्वाइंट बनाएगा वो कहलाएगा आपका दशन। दशन किसके लिए है, दांत के लिए है। तो इसे मैं कैसे याद रखूंगा, कवि, इसको मैं ले लेता हूं के, इसको ले लेता है मैं भी। कितने कवि हैं, 10 कवि हैं, याद होगा कवि कितने हैं, 10 हैं। कक्षा, वक्षण, दशनेशु उलूखला, श्लोक भी हो गया एक लाइन में, कक्षा, वक्षण, दशनेशु उलूखला, याद हुआ, ये हो गया आपका उलूखल। डिस्क्राइब करना है तो उलूखल संधि का अर्थ ऐसे संधियों से लिया गया है जहां एक जो है एक जो आर्टिकुलर सरफेस होगा वो ओखली के समान, दूसरा मूसल के समान होगा, उसे उलूखल संधि कहते हैं। इसमें गति, एक से ज़्यादा गति संभव है। मॉडर्न से तुलना, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से सुश्रुत ने क्या क्या रखा है, कक्षा, वक्षण, दशनेशु उलूखला। कक्षा यानी कि शोल्डर ज्वाइंट, आप लिख सकते हैं कि स्कैपुला का ग्लेनाइड कैविटी इसमें एक सॉकेट के जैसा काम करेगा, और ह्यूमरस का जो हेड है वो बॉल के जैसा काम करेगा। वक्षण, वक्षण यानी कि हिप ज्वाइंट, यहाँ पर एस्टाबुलम हो जाएगा सॉकेट और फीमर का हेड हो जाएगा बॉल। और दशनेशु, गम्फाइसिस बोलते हैं इसको, तो ये कैसे हो जाएगा, दांत, जो दांत है, टीथ है, उसका जो रूट होगा वो नीचे की तरफ मैंडिबल, ऊपर की तरफ मैक्सिला में जाएगा, जॉ में फिट होगा, तो वहाँ पर बना लेगा उलूखल संधि। आधुनिक मतानुसार इसकी तुलना किससे कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से इसकी तुलना की जा सकती है। ये हो गया दूसरा। फिर आते हैं तीसरा, शामुद्ग। तो ऐसी संधि जिसका एक सिरा कॉन्वेक्स और एक सिरा कॉन्वेक्स हो वो कहलाएगा शामुद्ग संधि। तो क्या क्या रखा है, अंश, पीठ, अंश यानी कि यहाँ पर स्कैपुला, पीठ यानी उसके पीछे की तरफ। तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि 3 प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस, कोरिकॉइड प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस। तो जो स्पाइनस प्रोसेस है, तो जब स्कैपुला के पीछे की तरफ जब फिट होगा तो वो कहलाएगा उसका अंश पीठ, स्कैपुला के बैक साइड में। गुद, गुद यानी कि यहाँ पर आपका क्या, एनल रीजन। तो एनल रीजन में आयुर्वेद में पढ़ते हैं कि एनल रीजन में 3 वलियाँ होती हैं, लाइन से 3 वलियाँ होती हैं। ये वलियाँ एक दूसरे से आपस में जब ज्वाइंट बनेगी तो कैसी होगी, शामुद्ग होगी। उसके बाद आते हैं भग, जेनाइटल रीजन, फीमेल जेनाइटल रीजन को कहा जाता है भग, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। तो वो आपस में जिस तरीके से ज्वाइंट बनाएगी तो वो कहलाएगा शामुद्ग। नितंब, नितंब मतलब ग्लूटियल रीजन,
है ना। जैसे हमने हिप बोन में पढ़ा कि जो ग्लूटियल रीजन है उसको हिस्सों में बांटा हुआ था, तो वो जो ग्लूटियल रीजन आपस में जुड़ेगा तो किसके अंतर्गत आएगा, शामुद्गल संधि के अंतर्गत आएगा। अंशपीठ, गुद, भग और नितंब कैसे याद रखेंगे, अंशपीठ को ले लेता हूं मैं ए, गुद को ले लेता हूं जी और भगनी, ए जी भगनी, भगनी मतलब बहन, ठीक है, ए जी भगनी, ए से अंशपीठ, जी से गुद, भगनी भग और नी से नितंब, ठीक है। तो ये हो जाएगा शामुद्गल संधि। शामुद्गल संधि का अर्थ क्या है कि इसमें एक आर्टिकुलर सरफेस कॉन्वेक्स होगा और एक आर्टिकुलर सरफेस इसमें कॉन्केव होगा। और सुश्रुत ने इसके अंतर्गत किसको रखा है, अंशपीठ, गुद, भग, नितंबेषु शामुद्गः, अंशपीठ, गुद, भग, नितंबेषु शामुद्गः। तो मॉडर्न में इसकी तुलना किससे कर सकते हैं, सैडल ज्वाइंट से इसकी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। अंशपीठ, गुद, भग, नितंबेषु शामुद्गः। फिर आते हैं प्रतर, प्रतर मतलब फिसलना, ठीक है। जैसे हमने देखा ना कि अभी कि उसमें वर्टिब्रा जो है वो एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है, तो इसमें मूवमेंट कैसा होगा, लिमिटेड मूवमेंट होगा, फ्रीली मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट कैसा होगा, लिमिटेड होगा। तो इसमें क्या क्या है, ग्रीवा यानी सर्वाइकल रीजन, पृष्ठवंश, तो देखिए पूरी वर्टिब्रा ही है, सर्वाइकल वर्टिब्रा को ग्रीवा कह दिया, पृष्ठवंश यानी कि पूरा वर्टिब्रा ही हो गया। तो ग्रीवा पृष्ठवंशो उभयतो प्रतर, प्रतर संधि में ग्रीवा यानी कि आपका सर्वाइकल रीजन, नेक रीजन और पृष्ठवंश से पूरी वर्टिब्रा हो जाएगी, ठीक है। तो इसे मैं कैसे देखूंगा, जीपी जनरल प्रैक्टिस, ग्रीवा और पृष्ठवंशयो प्रतराह, ग्रीवा पृष्ठवंशयो प्रतराह। तो प्रतर संधि के अंतर्गत दो, ग्रीवा और पृष्ठवंश। स्लो क्या होते जा रहा है, बहुत इजी है याद करना। फिर आते हैं तुन्न शेवनी, सूचर लाइक स्ट्रक्चर जहां पर होगा, जिस ज्वाइंट में सूचर्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे, तुन्न शेवनी कहेंगे। इसे प्रतर को तुलना की जा सकती है किससे, ग्लाइडिंग ज्वाइंट से, ठीक है। फिर आते हैं तुन्न सेवनी, सूचर लाइक होंगे। तो हमने बात की थी सिर के बारे में, बात की कि जो सिर है या ये फ्रंटल बोन है, फिर ये टेम्पोरल बोन है, फिर ये पैराइटल बोन है, फिर ये ऑक्सीपिटल बोन है। तो ये बोन्स होते हैं वो आपस में सूचर से जुड़े हुए होते हैं, वोर्मियन बोन्स, बोन के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, वो आपस में जिग जैग पैटर्न में इस तरीके से क्रॉस होते हैं और एक दूसरे को लॉक कर देते हैं। तो ये कहलाता है क्या, तुन्न शेवनी। तो कहाँ कहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, सिरह कटी कपालेशु, सिरह सिर में, ठीक है, और कहाँ, कटी कपाल, ठीक है। कटी यानी कि कमर, कपाल यानी कि उसकी अस्थियां, मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, हिप बोन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो हिप बोन है उसमें 3 हिस्से थे उसके, इलियम, प्यूबिक और इस्चियम, इलियम, प्यूबिक और इस्चियम। तो जो प्यूबिस है वो आपस में सामने की तरफ आपस में जुड़ता है, ठीक है। और जो इसके पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स होते हैं वो आपस में बहुत बारीक बारीक लाइंस के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए सुश्रुत ने से किसमें गणना की, कटी कपाल और किसमें, इसके किसके अंतर्गत मत रखा, तुन्न सेवनी के अंतर्गत उन्होंने रखा। तो तुन्न सेवनी में 2 हैं, सिरह और कटी कपालेषु तुन्न सेवन्यः, सिरह कटी कपालेषु तुन्न सेवन्यः, सिर में और कटी कपाल में कैसी संधि है, तुन्न सेवनी है। क्लियर हुआ। तो इसकी तुलना किससे की जा सकती है, सूचर से। ऐसा ज्वाइंट जहां पर सूचर होगा वो कहलाएगा आपका तुन्न सेवनी, सिरह कटी कपालेषु तुन्न सेवन्यः। अब आते हैं वायस्तुंड, ठीक है। हनु, हनु अभी हमने बात की, टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, दिस वन इज द मैंडिबल बोन, ये मैंडिबल बोन आएगा और टेम्पोरल के साथ जाके ज्वाइंट बना लेगा। तो यहाँ पर इसका जो कॉन्डाइल है जाकर टेम्पोरल में फिट होगा इस तरीके से, तो इसमें कॉन्डाइल है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्डाइलर ज्वाइंट के साथ इसकी तुलना की जा सकती है। लेकिन सुश्रुत ने क्या कहा कि हन्यो उभयस्तु वायस्तुंडः, दोनों तरफ, उभय यानी कि दोनों तरफ, तो जो दोनों तरफ की जो हनु है, संधि है, वो उसके किसके अंतर्गत आएगी, वायस्तुंड के अंतर्गत आएगी। और इसे क्या कह सकता हूं मैं, कॉन्डाइलर ज्वाइंट, जहां कॉन्डाइल किसी सॉकेट में जाकर फिट होगा वो कहलाएगा कॉन्डाइलर। तो बॉल एंड सॉकेट और कॉन्डाइलर एक जैसा दिखता है, लेकिन बॉल एंड सॉकेट में एक स्ट्रक्चर कंप्लीटली सॉकेट होगा और एक स्ट्रक्चर कंप्लीटली बॉल होगा। लेकिन कॉन्डाइलर ज्वाइंट में कॉन्डाइल जरूरी नहीं है कि बॉल के जैसा हो और दूसरा सरफेस जरूरी नहीं है कि वो सॉकेट के जैसा हो। तो कॉन्डाइल हो सकता है राउंडेड हो सकता है वो हुक लाइक हो, तो वो कहलाएगा आपका कॉन्डाइलर ज्वाइंट। तो इट मे बी कोरिलेटेड विथ कॉन्डाइलर ज्वाइंट, वायस्तुंड संधि मे बी कोरिलेटेड विथ कॉन्डाइलर ज्वाइंट। लेकिन इसका जो बेस्ट एग्जांपल है हनु संधि, जब वो कहता है तो मैंडिबल और टेम्पोरल बोन, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। तो ये हो जाएगा हनयो उभयस्तु वायस्तुंडः, उभय यानी कि दोनों तरफ की हनु है वो किसके अंतर्गत आती है, वायस्तुंड के अंतर्गत आती है। क्लियर हुआ, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। फिर आते हैं मंडल। मंडल मतलब जब जो आर्टिकुलर सरफेस होगा, बोन या दूसरा कोई स्ट्रक्चर होगा, वो कैसा होगा, मंडल, राउंड होगा, रिंग शेप का होगा। मंडल यानी कि रिंग, राउंड होगा, वो क्या कहलाएगा, मंडल संधि कहलाएगा। तो सुश्रुत क्या कहते हैं, कंठ में, कंठ में, ठीक है, यहाँ पर कंठ। तो कहने का क्या मतलब है कंठ का, क्योंकि उन्होंने आगे क्लोम नाड़ी कहा है ना, तो इसमें क्लोम नाड़ी का अर्थ यहाँ पर ट्रेकिया है।
कंठ कहने का मतलब क्या है? तो यहाँ पर आपको क्रिकॉइड कार्टिलेज होगा, थायराइड कार्टिलेज होगा, फिर उसके बाद ट्रेकिया है। तो मे बी, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि क्रिकॉइड और थायराइड ऐसे थोड़ा सर्कल जैसे बनाते हैं। हमने ग्लैंड में पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड उसी जो है थायराइड कार्टिलेज को कवर करता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज तक है। तो जो कंठ कहने का मतलब यहाँ पर क्रिकॉइड और थायराइड कार्टिलेज होना चाहिए, जिसका शेप ऐसे राउंड, समवॉट, कंप्लीटली राउंड तो नहीं है, फिर भी समवॉट राउंड जैसा दिखाई देता है। तो वहाँ पर हो गया कंठ। हृदय, तो अब हृदय में मंडल आकृति कैसे दिखाई देती है? तो हृदय में आज आप देखेंगे कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से 4 चेंबर है हार्ट में। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इनके बीच में आपको एक जंक्शन दिखाई देगा। जैसे राइट साइड आपको ट्राइकस्पिड वॉल दिखाई देगा, लेफ्ट साइड आपको बाइकस्पिड वॉल दिखाई देगा। वॉल दिख रहा है? तो सुश्रुत ने अगर देखा था तो उनको समझ में आया कि जो हार्ट है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो वॉल्व है, वो कैसे है? राउंडेड है। तो उनको के हिसाब से क्या हो गया? वो संधि हो गई। इसीलिए उन्होंने कहा कि हृदय में कैसी संधि है? मंडल संधि है। फिर आते हैं नेत्र, तो वो आई बॉल तो राउंडेड है ही है। तो आई बॉल में हमने पढ़ा था ना कि मंडल, पटल और संधि, मंडल, पटल और संधि पढ़ा है ना नेत्र में। संधि में उसमें हमने देखा था। तो जो हम कंप्लीट जो पढ़े हैं वहाँ पर भी, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? राउंडेड है। इसीलिए आई और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स जब आपस में जुड़ते हैं तो सुश्रुत ने उस संधि को क्या कह दिया कि वो कैसी है? मंडल है। फिर आते हैं क्लोम नाड़ेशु मंडला। अब क्लोम कहने का मतलब बहुत सारा होता है। क्लोम कहने का मतलब कई बार पेनक्रियाज भी हो सकता है, क्लोम कहने का मतलब लंग्स भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब आप क्लोम नाड़ेशु मंडला कहा तो क्लोम नाड़ी, नाड़ी कहने का मतलब आपको हमेशा नर्व नहीं है। नाड़ी कहने का मतलब डक्ट लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और क्लोम दोनों का मतलब है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया में जो ट्रेकियल रिंग है, फाइब्रो कार्टिलेजिनस जो रिंग होती है, तो वो आपस में राउंडेड आती है, जिसके बीच में फाइबर और मसल्स इसको कनेक्ट करता है। तो इसे क्लोम नाड़ेशु मतलब ट्रेकिया को उन्होंने क्या कहा? मंडल संधि का है। ठीक है, तो मंडल में क्या आ जाएगा? कंठ, कंठ, हृदय, कंठ, हृदय, फिर नेत्र, क्लोम नाड़ेशु मंडला। कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम नाड़ेशु मंडला। कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम नाड़ेशु मंडला। ठीक है, 7वां एंड द लास्ट वन, शंख आवर्त। तो क्या ऐसी संधियां जो शंख के आवर्त के समान राउंडेड दिखाई देगी, उसे हम क्या कहेंगे? शंखावर्त संधि कहेंगे। ठीक है, तो इसका उदाहरण उन्होंने कहा कि शंखावर्त संधियां 2 है। पहला डबल एस याद रहेगा ट्रिक से। एक है स्रोत और दूसरा है श्रृंगाटक। स्रोत हमने पढ़ा कि जो ईयर है, ईयर के अंदर जो कॉकलिया है वो शंख के आवर्त के जैसा दिखाई देता है। तो डेफिनेटली जो शंख के आवर्त यानी कि कॉकलिया जो है वो क्या कहलाएगा? आपका शंखावर्त संधि के अंतर्गत आएगा। दूसरा आते हैं श्रृंगाटक। तो श्रृंगाटक एक इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर वो कहते हैं कि दोनों भ्रुओं के मध्य में यहाँ पर आपको दिखाई देगा श्रृंगाटक मर्म, या श्रृंगाटक जो है दिखाई देगा। मर्म में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली श्रृंगाटक का मतलब होता है सिंगाड़ा, वाटर चेस्टनट, उसे क्या कहते हैं? श्रृंगाटक कहते हैं। तो एक्चुअली जो श्रृंगाटक मर्म है वो कैवर्नस साइनस है। ब्रेन के अंदर की वो जगह जहां पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड ड्रेन करेगा वो कहलाएगा कैवर्नस साइनस। ये हमने कहाँ पढ़ा है कैवर्नस साइनस? पिट्यूटरी में पढ़ा है कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो हाइपोफाइजियल फोसा के दोनों तरफ लेटरली आपको कैवर्नस साइनस दिखाई देगा, जहां पर ब्रेन का डीऑक्सीनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है। और क्योंकि वो हाइपोफाइजियल फोसा के दोनों तरफ जो है वो स्फोनाइड में पाया जाता है, तो इसलिए उसका शेप कैसा हो जाता है? श्रृंगाटक के जैसा उसका शेप दिखाई देता है। इसलिए मर्म का इस स्थान का नाम रखा गया श्रृंगाटक, और ये कैसा है? शंख के आवर्त के जैसा हमें दिखाई देता है। ये हुआ संधि के प्रकार, और ये संधि के प्रकार में किस स्थान की संधि को किस में गणना की है ये आपको श्लोक में ये लिखना है। अगर संधि के प्रकार पूछता है तो आपको लिखना है कि ता एते संधेयो अष्टविधः कोर उल्खल सामुद्ग प्रतरस्तुण्य शेवनी वायस्तुंड मंडलाओ शुश्रूषारी। भाव प्रकाश के मतानुसार संधेयो कौन कौन सा? कोर उल्खल सामुद्ग प्रतरस्तुण्य शेवनी काकतुंड मंडलो शंखावर्तो अष्ट संध्या। 2 श्लोक ऊपर में दिख रहे हैं, एक सुश्रुत के मतानुसार, एक भाव प्रकाश के मतानुसार। एग्जामिनर वहीं आपको मार्क दे देगा। फिर अगर आप हर एक संधि के बारे में लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्या कहते हैं? कोर अंगुली मणिबंध गुल्फ जाने कुरपुरेशु कोर इति संदेह। अंगुली में मणि है, गुप्ता के जानू जो कपूर है। उलुखल कवि 10 है, कक्षा वंक्षण दशनेशु उलुखला। सामुद्ग एजी भग्नि अंशपिट गुद भग नितंबेशु सामुद्गः। प्रतर जीपी जर्नल प्रैक्टिस ग्रीवा पृष्ठवंश्यो प्रतरः। वायस्तुन्य शेवनी सीवी शीक, शीक से याद रखेंगे शीक, तो सिरह कटिकापालेशु तुन्य सेवन्यः। वायस्तुंड हनो उभयस्तु वायस्तुंड।
मंडल कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाड़ेशु मंडला शंखावर्त स्रोत श्रृंगाटकेशु शंखावर्ता। बस इतना आपको श्लोक लिखना है। श्लोक आपसे बन जाएगा अगर आप ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे, अगर आप दिमाग में इस तरीके से फिट करेंगे तो आपसे श्लोक बहुत ईजी बन जाएगा। तो ये हुआ कंप्लीट संधि के प्रकार। मैं एक बार श्लोक वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कोर, ठीक है। तेषाम अंगुली मणिबंध गुल्फ जानु कुरपुरेशु कोर इति संध्या। उलुखल कक्षा वंक्षण दशनेशु उलुखलाह अंशपीठ गुद भग नितंबेशु शामुद्गाह ग्रीवा पृष्ठवंशयो प्रतराह शिरः कटिकपलेशु तुन्न सेवन्यः हनयो उभयस्तु वायस्तुंडः कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाड़ेशु मंडलाः। द लास्ट वन स्रोत श्रृंगाटकेशु शंखा वर्तः, ठीक है। फिर संधि के प्रकार त एते संध्यो अष्टविधा कोर उलखल सामुद्ग प्रतरस्तुन्य सेवनी वायस्तुंड मंडलो शंखा वर्तः। शिशु शरीर 5/31। भाव प्रकाश कोरो दुखल सामुद्ग प्रतरस्तुन्य सेवनी काकतुंड मंडलम च शंखा वर्तो अष्ट संध्या। यहाँ तक हुआ संधि के प्रकार। फिर इसमें एक और जगह सुश्रुत ने संधि के प्रकार के बारे में बात की है। तो वो कहते हैं कि ये तो जो है वो आकृति के हिसाब से हो गई, है ना। तयते संध्यो अष्टविधा कोर उलखल सामुद्ग प्रतरस्तुन्य सेवनी वायस्तुंड मंडलो शंखावर्तो। भाव प्रकाश के मतानुसार आप मेरे साथ श्लोक रिपीट करते जाइए। जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतनी बार आपको कंठस्थ हो जाएगा, टिप ऑफ टंग, तब एग्जाम में आप भूलेंगे नहीं। भाव प्रकाश ने क्या कहा? कोरो उलखल सामुद्ग प्रतरस्तुन्य सेवनी काकतुंड मंडलम चा शंखावर्तो अष्ट संध्या। सही है। अब आता है सुश्रुत। तो सुश्रुत कहते हैं कि जो संधियां हैं वो उनकी गति के आधार पर देखा जाए तो संधियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होगी। वो क्या कहते हैं? संध्यस्तु द्विविधाश्च, संधियां 2 प्रकार की होती है। चेष्टावंतः, चेष्टावान मतलब जो गतिशील होगी, जिसमें मूवमेंट होगा, और स्थिराश्च जो स्थिर होगा, नॉन मूवेबल, मूवेबल एंड नॉन मूवेबल। तो सुश्रुत फिर से कहते हैं कि गति के आधार पर देखा जाए तो संधियां 2 प्रकार की होती है। संध्यस्तु द्विविधाश्च, पहली चेष्टावंतः, चेष्टावान मतलब मूव होगी, जिसमें गति होगी, जैसे कि ये शोल्डर ज्वाइंट, जैसे कि ये गति हो रही है, जैसे कि ये गति हो रहा है इसमें, इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, वर्टिब्रल ज्वाइंट, ठीक है। तो इनके बीच में संधि, इन संधियों में गति हो रही थी, यह कहलाएगा चेष्टावान। तो संध्यश्च द्विविधाश्च, संधियां 2 प्रकार की होती है। पहला चेष्टावंतः, जो इष्टावान होगी, यानी कि गतिशील होगा, मूवेबल होगा, इसमें मूवमेंट होगा। इट डजेंट मैटर कि मूवमेंट कम है कि ज़्यादा है कि फ्री मूवमेंट है, मूवमेंट अगर हो रहा है तो किसके अंतर्गत आएगा? चेष्टावान। दूसरे प्रकार की संधि जिसे कहा गया स्थिर, ठीक है, स्थिर नॉन मूवेबल, जैसे शोल्डर ज्वाइंट, ये नॉन मूवेबल। अभी तक आप कभी मूव करके देख सकते हैं? ऐसे ऐसे करने से मूव होगा क्या? स्कल नहीं होगा। जिस तरीके से आप सैक्रम और कॉकिक्स के बीच में ज्वाइंट है, सैक्रम और आपका जो हिप बोन के बीच में ज्वाइंट है, सैक्रो इलियक ज्वाइंट है, सैक्रम और इलियक बोन के बीच में जो ज्वाइंट है, या प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में जो ज्वाइंट है, वो आप मूव करते हैं तो मूव होता है क्या? नहीं। तो वो कहलाएगा स्थिर। तो क्या कहते हैं सुश्रुत कि संधि 2 प्रकार की होती है। संध्यो द्विविधाश्च चेष्टावंत स्थिराश्च, संधियां 2 प्रकार की, चेष्टावान और स्थिर। फिर वो आगे कहते हैं कि किन संधियों को आप चल कहेंगे और किन संधियों को आप स्थिर कहेंगे। तो सुश्रुत क्या कहते हैं? शाखासु, जितनी भी शाखाओं में है, ये उर्दू शाखा अपर लिम्ब, ये अधो शाखा लोअर लिम्ब, तो शाखाओं में जितनी भी संधि है, इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, वैसी पाँव की तरफ इंटरटार्सल ज्वाइंट है ना, वहाँ भी उंगलियों के बीच में, फिर एंकल ज्वाइंट, फिर नी ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट। तो शाखाओं में पहला। दूसरा हनु संधि टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट और कटियाम च। अब यहाँ पर कटी कहने का मतलब आपका हिप ज्वाइंट या आपका जो है वो सैक्रोइलियक ज्वाइंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब कटियाम कहने का मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्टिब्रा, ठीक है। तो शाखासु, शाखाओं में यानी कि लिम्स में, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, हन्वयोः उभय, बालकः बालकौः, वैसी हन्वयोः दोनों तरफ है, टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, और कट्याम च, ये कैसी होती है? चेष्टावंतस्तु संधियां। ये 3 जो है वो चेष्टावान संधियां हैं। कौन कौन सा? शाखाशु, हन्वयोः, कट्याम। फिर से देखते हैं कौन कौन सा? शाखाशु, हन्वयोः, कट्याम, शाखासु, हन्वयोः, कट्याम च। ये क्या होती है? चेष्टावंतस्तु संध्या। ये जो 3 है वो चेष्टावान संधि है। पहला लाइन क्लियर हुआ? संध्यस्तु द्विविधाश्च चेष्टावंत स्थिराश्च, संध्यस्तु द्विविधा, संध्यस्तु द्विविधा चेष्टावंत स्थिराश्च। अब इसमें चेष्टावान कौन कौन है? 3, शाखाशु, हन्वयोः, कट्याम च,
चेष्टावंतस्तु संध्या। उसके बाद जितनी भी बचती है, इन तीनों के अलावा सुश्रुत कहते हैं, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि इन तीनों के अलावा शरीर में जितनी भी संधियां हैं वो कैसी होती है, स्थिर होती है। शेषास्तु, शेष यानी कि बची हुई, संध्या संधि, सर्व यानी कि सभी, इसके अलावा जितनी सभी बची हुई संधियां हैं, सर्वविज्ञ उसे जानना चाहिए ही, उसे ही स्थिरा बुधे, निश्चित तौर पर, बुधे यानी निश्चित तौर पर वो कैसी होती है, स्थिर संधि होती है। तो आपको ये वाला श्लोक याद हो गया। संध्यास्तु द्विविधाश्च चेष्टावन्तः स्थिराश्च। फिर चेष्टावान को कहा है क्या क्या, शाखाशु हन्वयो कट्टयाम च चेष्टावंतस्तु संध्यश्च। उसके बाद शेषास्तु, शेष, शेषास्तु संध्या सर्वविज्ञ ही स्थिरा बुधे। तो सुश्रुत के मतानुसार चल संधि कितनी, 3 शाखाओं में, फिर हनु में और कटी में। उसके अलावा बची हुई संधियां क्या कहलाती है आपकी, अचल संधि या स्थिर संधि कहलाती है। क्लियर हुआ? यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है संधि शारीर।